नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं हम आपके जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देखते, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर कवर कर जाते हैं, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से रिवीजन भी हो जाता है। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक जैसे प्रश्न आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। यह हमारी इस सीरीज की 108वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज आपकी वैसे करंट अफेयर की क्लास आनी थी, जैसा मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड की जो डेटा बेस्ड करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे आरओ के एग्जाम से पहले, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से नोट्स नहीं बना पाया और जिससे आपकी वाली क्लास आज नहीं आ पाई। इसीलिए हम आज टॉप जीके यहां पर कवर करेंगे। इसमें भी आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जैसा मैं हर बार कहता हूं, और हम इन क्वेश्चंस को क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ देखते हैं, फैक्ट्स के साथ देखते हैं, तो आपका मिक्स रिवीजन भी होता है और एक जैसे क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल जाते हैं, जिससे आप उनको लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेशनल मूवमेंट। वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। लीडर समाचार पत्र की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1910 में होती है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह जो समाचार पत्र था लीडर, यह अंग्रेजी में छपता था और जैसा हम जानते हैं 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में, तो यह जो पत्र था लीडर, नरम दल के नेताओं का, उनकी नीतियों का प्रचार करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय से आपको दो पत्र और याद करने हैं। एक पत्र है इनका हिंदुस्तान, इसको किसने शुरू किया? मदन मोहन मालवीय। और एक और पत्र जो पेपर में भी पूछा गया है, अभ्युदय। इनके हिंदुस्तान वाला ज्यादा नहीं आता, अभ्युदय और लीडर, ये दो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की तटीय सीमा नहीं पूछा है, मुख्य तटीय सीमा पूछा है। भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर की है, लेकिन मुख्य तटीय सीमा यहां पर पूछी है। इसके अंदर राज्यों की और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो द्वीप हैं, उनकी भी शामिल है, इसीलिए इतनी है टोटल। सिर्फ मुख्य भूमि की पूछेगा, यह है हमारी 6100 किलोमीटर। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा। तो अगर आपसे कुल तटीय सीमा पूछे तो आप इसे आंसर करेंगे और मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछे तो आप इसे आंसर करेंगे, ठीक है। कितने राज्य हैं हमारे जो समुद्र से लगते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं? 9 राज्य हैं। कितने स्टेट्स हैं? 9 स्टेट्स हैं। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी टोटल 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। और सबसे छोटी किसकी है? तो वो आपके गोवा की है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न पहला अधिवेशन था? कांग्रेस के अधिवेशनों को लेकर क्वेश्चन आते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, जैसे सूरत अधिवेशन हो गया, कब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कब कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, 1911 का अधिवेशन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। गांवों में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। और ये जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कई बार क्रम भी पूछ लेता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था 51वां 1937 में, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है,
संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? कई बार हमने इस क्वेश्चन को देखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी संविधान की सभी अनुसूचियों का एक क्विक रिवीजन भी यहां पर हो जाता है और अनुसूचियों से अलग अलग पेपरों में बहुत क्वेश्चन आए हैं। कौन सी अनुसूची है? हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के उनके प्रशासन और कंट्रोल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। एक बार संविधान की सभी 12 अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। जो पहली अनुसूची है, इसमें भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है, तो वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शपथ से संबंधित है, तो शपथ से कौन सी अनुसूची है? तीसरी। वेतन से दूसरी। चौथी अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण यहां पर दिया गया है, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। फिर आती है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है। जो वो क्षेत्र हैं, SC ST वाले क्षेत्र हैं आपके, वहां के प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची की बात करें, यह भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, लेकिन यह सिर्फ 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्वेश्चन आता है छठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है या नहीं है? तो इन 4 राज्यों के लिए जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में है, बाकियों के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें आपकी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, इसके अलावा राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। फिर आती है 8वीं, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं। फिर आती है 9वीं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं पंचायत से और 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन किया सभी 12 अनुसूचियों का। एक और चीज ध्यान रखना, हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। इन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। भूमि अधिग्रहण की जो आपकी अनुसूची है, इसे 1951 में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के तहत। दल बदल की जो अनुसूची है, इसे 1985 में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के तहत। पंचायत की बात करें और नगर निकायों की बात करें, दोनों को 1993 में जोड़ा गया, पंचायत को 73वें और नगर निकायों को 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? देखिए, नेहरू रिपोर्ट आई कब थी? पहला क्वेश्चन तो ये है। नेहरू रिपोर्ट आपके 1928 में आई थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। जो 1919 का अधिनियम था उसकी समीक्षा करनी थी साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को नियुक्त किया, उसमें सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी थे, किसी भी इंडियन को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो उसका जमकर विरोध हुआ। विरोध करने का मेन कारण यही था कि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। जब वो भारत भी पहुंचा तो भारत में भी उसका काफी ज्यादा विरोध किया गया, और तब जो उस समय के भारत सचिव थे जिनका नाम था बर्कनहेड, बर्कनहेड ने जब ये देखा कि साइमन कमीशन जो अगले अधिनियम की तैयारी के लिए भारत आया है, पिछले अधिनियम की समीक्षा करेगा, अपनी सिफारिशें देगा और उसके आधार पर अगला अधिनियम बनाया जाएगा। जब यहां पर विरोध किया गया साइमन कमीशन का, तो बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी, जो समय कांग्रेस के नेता थे उनको चुनौती दी कि आप अपना एक संविधान बनाइए और अगर उसमें सबकी सम्मति होती है, सबकी यानी कि जो समय की प्रमुख पार्टियां थी, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, सभी अगर उसमें सहमत होते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। उसी चुनौती को स्वीकार किया गया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रिपोर्ट यहां पर तैयार की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आई थी, इन्होंने इसे तैयार किया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का दर्जा यहां पर मांगा गया था। हालांकि एकमत यानी कि सर्वसम्मति इसके ऊपर नहीं बन पाती है और अंग्रेज इसे खारिज कर देते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे तैयार किया गया। एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौते की बात करते हैं। यह समझौता आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और जो उस समय भारत का वाइसरॉय था इरविन, इनके बीच में समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता का नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता क्यों हुआ था? इस समझौते से पहले गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो चुका था और उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तो पहला वाला असफल रहा और दूसरे में कांग्रेस भाग ले, इसके लिए यह समझौता किया गया था। तो इसका कारण क्या था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करना ताकि वो उसमें भाग ले सके। यह समझौता किन किन व्यक्तियों के प्रयासों से हुआ? 2 व्यक्तियों के नाम याद करेंगे। एक हैं M.R. जयकर, इनके और साथ में तेज बहादुर सप्रू, इनके प्रयासों से यह समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है। और एक और चीज याद करेंगे, जो काफी बड़े नेता थे कांग्रेस के, K.M. मुंशी, इन्होंने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल पाती हैं, तो साथ साथ में, क्योंकि इसी से संबंधित फैक्ट हैं, आपको नॉर्मल फैक्ट्स पता है कि इसी आंदोलन के दौरान इसी समझौते को दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी के बाद कांग्रेस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि K.M. मुंशी ने क्या कहा, M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू का यहां पर योगदान था, सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा दोनों को कहा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। क्यों हुआ था यह? कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करना। बरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, बरहुत स्तूप की बात करते हैं, काफी फेमस यह स्तूप है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। हालांकि इसका जो विस्तार हुआ था, ज्यादातर इसका विस्तार शुंग काल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के काल में इसका ज्यादा विस्तार देखने को मिला, इसीलिए बरहुत स्तूप को अधिकांश स्रोतों में शुंग काल का माना जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों विकल्प दिए जाएंगे। अगर दोनों आ जाएं तो शुंग पे टिक कर दीजिए, अदरवाइज अशोक का नाम याद करेंगे। शुंग वंश की बात करें तो मौर्य काल के बाद शुंग वंश की यहां पर स्थापना होती है मगध के ऊपर। 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश मगध पर शासन करता है। शुंग वंश की राजधानी कहां पर थी? इनकी राजधानी विदिशा में थी। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसके जो मुख्य पुरोहित थे वो पतंजलि थे, और पतंजलि की रचना है आपकी महाभाष्य, पेपर में आता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेंगे। शुंग काल क्योंकि काफी महत्वपूर्ण काल माना जाता है, पूछा जाता है मनु स्मृति की रचना किस काल में करी गई? तो मनु स्मृति की रचना शुंग काल में ही मानी जाती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल में। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार और पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार दोनों पेपरों में पूछे जाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी इस तरीके में भारत का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 2933 किलोमीटर है। दोनों नंबर याद करेंगे, ये आपके उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम। आपसे उत्तर दक्षिण पूछा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वतों पर निवास करती है? नीलगिरी पर्वत काफी प्रसिद्ध हैं। यहीं पर हमारे जो पश्चिमी घाट हैं और जो हमारे पूर्वी घाट हैं, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दोनों का संगम होता है नीलगिरी पर्वतों पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है टोडा जनजाति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा कितने अक्षांश से होकर मध्य से गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत को 2 भागों में काटते हुए बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन सी अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट की जो अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है, इससे होकर गुजरती है। तो यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 8 राज्य हैं जहां से होकर ये गुजरती है? राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
नॉर्थ ईस्ट में दो ही हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार आपको मणिपुर दे देता और कहता है किससे नहीं गुजरती। नॉर्थ ईस्ट में दो याद रखेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, घास के खुले मैदान वेल्स कहां पाए जाते हैं? तो घासों के मैदानों को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपके वेल्स घास के मैदान हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट घास के मैदान है स्टेपी घास के मैदान। ये आपके ज्यादातर यूरेशिया में पाए जाते हैं, यानी जो यूरोप का और एशिया का इलाका है जिसे यूरेशिया कहा जाता है, वहां पर पाए जाते हैं स्टेपी। इसके अलावा आते हैं पेरीज। पेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एक है आपके पंपास। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, खासकर अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। एक और है डाउन्स। तो डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द किसे संदर्भित करता है? तो देखिए, गुप्त प्रशासन के काल में विधि किससे संबंधित था? यह प्रशासनिक इकाई से संबंधित था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गुप्तों का साम्राज्य था वो कई सारे अलग अलग इकाइयों में विभाजित था। सबसे ऊपर होता था देश। ठीक है, जो इसका राजा होता था उसे गोप्ता या गोपाला कहा जाता था। ये उनकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। देश के नीचे प्रांत होते थे, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। क्वेश्चन आता है गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। और जो भुक्ति का प्रशासक होता था, प्रांतों का प्रशासक होता था, उसे उपरिक कहा जाता था। इसके नीचे जिले आते थे प्रांतों में और इन जिलों को विषय कहा जाता था। यह भी पूछा जाता है गुप्त काल में जिलों को क्या कहते थे? विषय कहते थे। और इनके जो प्रशासक होते थे उसे विषयपति कहा जाता था। जिले के अंदर कई सारी तहसीलें होती थी और इन्हीं तहसीलों को विधि कहा जाता था। तो गुप्त काल में विधि प्रशासनिक इकाई से संबंधित है जिसे तहसील कहते थे। ठीक है, और फिर ये तहसीलें आपके ग्रामों में विभाजित होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 में इनका जन्म हुआ था। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इनकी पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। इसके अलावा इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ वो रायगढ़ दुर्ग में हुआ। जन्म सिवनेर दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में इनका राज्य अभिषेक होता है। 5 जून 1674 में होता है। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पूछा है, ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले नहीं पूछा। लड़ने वाले पहले व्यक्ति वोमेश चंद्र बनर्जी थे। जो WC बनर्जी हैं, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं, ये ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि ये चुनाव हार जाते हैं। चुनाव जीतने वाले पहले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? देखिए, खालसा भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि वो होती थी जिस पर सुल्तान का डायरेक्ट नियंत्रण होता था, यानी जो अमीरों से छीनी हुई भूमि होती थी जिसका राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाएगा, यानी सरकारी खजाने में जाएगा, उसे खालसा भूमि कहते थे। और इसका सबसे ज्यादा विकास अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता की बात करते हैं, राज्य का यह सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है। इसके पद का उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। महान्यायवादी की बात करें तो उसके पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो डीपीएसपी ज्यादा बड़े हैं या मूल अधिकार ज्यादा बड़े हैं, इनको लेकर लगातार बहस होती रहती थी। मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाद में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1980 में यह फैसला दिया गया था। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता था? यह कहलाता है मिश्रित कृषि।
जब हमने कृषि से संबंधित क्लास करी थी उसमें देखा था विभिन्न प्रकार की कृषि, तो जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है आपका अटलांटिक महासागर। जो अटलांटिक महासागर है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र से माना जाता है। व्यस्त में अब आपको डिटेल में पूछ लिया कौन सा वाला, उत्तरी या दक्षिणी। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे बिजिएस्ट मार्गों में आता है, समुद्री मार्गों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखा बल्कि पूरी डिटेल के साथ, इनके फैक्ट्स के साथ इन क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर ये मदद यहां पर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ ही आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।